हेलो एंड वेलकम टू माइंड विस्टा। आज की वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी को समझेंगे। अगर आपने बहुत सारी बुक्स से स्कूल्स ऑफ थॉट को पढ़ा है लेकिन आपको फिर भी स्कूल्स ऑफ थॉट की समझ नहीं आती, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है। स्कूल ऑफ थॉट उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कहते हैं जिनके कॉमन अजम्पशंस होते हैं, वो कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं और उनका जो मेथड होता है उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने का वो भी सेम होता है। अब इस डेफिनेशन की आपको तभी समझ आएगी जब आप फर्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको पढ़ोगे। तो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। जब भी स्ट्रक्चरलिज्म का ज़िक्र होता है तो इसके 2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स सामने आते हैं। एक है विल्हेल्म वुंड और दूसरे हैं एडवर्ड टिश्नर। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट को समझने से पहले आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी को जानना ज़रूरी है। चंद ऐसे मेजर इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने लेड किया है, जिन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट को डेवलप करने में, बिल्ड करने में हेल्प आउट किया है। तो वो मेजर इवेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो साइकोलॉजी था ये फ़िलॉसफ़ी का एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है? तो जिस तरह से फ़िलॉसफ़ी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना नियरली इम्पॉसिबल है। यही साइकोलॉजी के बारे में भी समझा जाता था कि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि माइंड है या सोल है, उनको भी ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन 1879 के बाद कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें स्कॉलर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, फिलोसोफर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि साइकोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि इसके टॉपिक्स को आप एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर सकते हो, ठीक है? विल्हेल्म वुंड जो थे, इन्होंने 1879 में पहली एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री बनाई थी साइकोलॉजी की, जिसको इन्होंने नाम दिया द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और इसी वजह से 1879 को साइकोलॉजी का बर्थ ईयर भी कहा जाता है। 1879 के बाद से साइकोलॉजी को फ़िलॉसफ़ी से अलग करके एक सेपरेट डिसिप्लिन बना दिया गया, ठीक है? और साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसमें टर्म साइंटिफिक को भी ऐड कर दिया गया, ठीक है? तो जब हम अब साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है? तो जो वर्ड साइंटिफिक है वो इसमें तभी आया जब स्कॉलर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, फिलोसोफर को ये रियलाइज़ हो गया कि साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं इसको आप एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर सकते हो। अब ये जो ऑप्टिमिज़्म था कि साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जा सकता है, वो कहाँ से आया था? तो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए आया था। विलियम वुंड और इनसे पहले बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे, जो कि साइकोलॉजी के टॉपिक को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट विलियम वून ने भी किया था। विलियम वून ने अपने एक्सपेरिमेंट में थॉट मीटर को यूज़ किया था। थॉट मीटर एक वॉल क्लॉक होती है। थॉट मीटर एक डिवाइस है जिसमें एक वॉल क्लॉक होती है। वॉल क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम होता है। तो जैसे ही वो बेल बजती है वॉल क्लॉक की, तो नीचे वो पेंडुलम हिलना शुरू हो जाता है। विलियम वुड ने इस थॉट मीटर को यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट किया था कि जो साउंड ऑफ बेल है उससे अगर आपने अटेंशन शिफ्ट करनी है टुवर्ड द मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम, तो उसमें आपको 1/10 ऑफ अ सेकेंड लगेगा। इन अदर वर्ड्स, इन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि अगर आप अपनी थॉट को एक स्टिमुलस से या अपनी अपनी थॉट को एक इवेंट से दूसरी इवेंट पे शिफ्ट करते हो तो उसमें आपको 1/10 ऑफ अ सेकेंड लगेगा। अब जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी में इतना पोटेंशियल है कि आप इसके और भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंटली स्टडी कर सकते हो। इसी के बेस पे इन्होंने अपनी पहली एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री बनाई जो कि इन्होंने जर्मनी लीप्जिग में बनाई और इन्होंने इसको नाम दिया द इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इनके इनकी जो ये लेबॉर्ट्री थी उस इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और इसी इन्हीं तरह की जो एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्रीज़ थी वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बनने लगी, इंक्लूडेड यूएसए। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री बनाई गई थी जो कि विलियम मूर ने बनाई थी। अब विलियम मूर जो थे उन्होंने अपने जो स्कूल ऑफ थॉट था इन्होंने उसको नाम दिया था वॉलंटरिज़्म का।
यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो वुंड थे उनके स्कूल ऑफ थॉट का नाम क्या था? तो इनके स्कूल ऑफ थॉट का नाम स्ट्रक्चरलिज़्म नहीं था, बल्कि इनके स्कूल ऑफ थॉट का नाम वॉलंटरिज़्म था। इन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट को वॉलंटरिज़्म का नाम इसलिए दिया था क्योंकि ये फ्री विल में, चॉइस में और पर्पस में बिलीव रखते थे। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ते हो, फ़िलॉसफ़ी को पढ़ते हो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो बिलीव करते थे डिटर्मिनिज़्म में, और जो सेकंड ग्रुप था वो बिलीव करते थे फ्री विल में। अब डिटर्मिनिज़्म क्या है? डिटर्मिनिज़्म का कॉन्सेप्ट ये था कि दुनिया में जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं वो पहले से डिटर्मिन्ड है, वो पहले से तयशुदा हैं। मेरी लाइफ में जो-जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो-जो इवेंट्स हो रहे हैं, वो सब के सब पहले से डिटरमाइंड है, पहले से तयशुदा है। उसमें मेरी अपनी फ्री विल का, मेरी अपनी चॉइस का, मेरी अपनी मर्ज़ी का, मेरे अपने डिसीजंस का उसमें कोई लेना-देना नहीं है। ये थे वो लोग जो कि डिटर्मिनिज़्म में मानते थे। इसके बरक्स वो लोग थे जो कि फ्री विल में मानते थे। वो ये समझते थे कि इंसान के पास अपनी मर्ज़ी है, वो अपनी मर्ज़ी से चॉइसेस लेता है, डिसीजंस लेता है, उसका एक पर्पस है, उसकी ज़िंदगी का एक पर्पस है, और जो डिसीजंस और जो चॉइसेस वो लेता है, उसी के बेस पे उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलते हैं। तो जितने भी इवेंट्स इनके लाइफ में अकर हो रहे हैं, वो उसमें इनका पूरा-पूरा हाथ है, ठीक है? तो ये 2 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोज़िट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वॉलंटरिज़्म का नाम इन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि जो वुंड थे वो भी फ्री विल, चॉइस और पर्पस में मानते थे। कैसे मानते थे उसको उसकी समझ आपको आगे आएगी। विलियम वुंड जो थे उन्होंने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी उन्होंने अपने जो ये स्कूल था न उसको उन्होंने कहा था कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, और इसका जो पर्पस है, इसके जो गोल्स हैं वो 2 मेजर गोल्स हैं इसके। पहला तो इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी का गोल है वो ये होना चाहिए कि वो थॉट के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको फाइंड आउट कर लें। ठीक है? बेसिक एलिमेंट्स जैसे आप ये अगर आप एनालॉजी ड्रॉ करो, और आप ये देखो कि जैसे एटम के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, ऑर्बिट्स होते हैं, फिर वो कंबाइन होके एटम बनाते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने कहा था कि जो हमारी थॉट है, जो हमारी कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस का मतलब अवेयरनेस होती है, ठीक है? तो जो हमारी थॉट है वो बेसिक एलिमेंट्स से बनी है। अगर आप उन बेसिक एलिमेंट्स को समझ लें, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं उनकी बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको जो कॉम्प्लेक्स मेंटल एलिमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनको आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको बेसिक एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती। ठीक है? इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक एटम को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब की समझ में नहीं आ जाती। ठीक है? दूसरा इन्होंने कहा था कि जो सेकंड गोल है साइकोलॉजी का वो ये होना चाहिए कि वो उन लॉस को आइडेंटिफाई करे जिनके बेस पे ये सारे मेंटल एलिमेंट्स, जो बेसिक मेंटल एलिमेंट्स है, वो कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स मेंटल फिनोमेनास बनाते हैं। ठीक है? यानी कि वो कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो मिल के मेरी इंटेलिजेंस को बना रहे हैं, वो कौन से बेसिक मेंटल एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन होके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का फिनोमेना होता है उसको बनाते हैं। तो इसी तरह से ये वो कौन से लॉज़ हैं जिनके बेस पे ये बेसिक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स मेंटल फिनोमेनास बनाते हैं। ठीक है? तो ये इन्होंने कहा था कि ये 2 गोल्स जो हैं वो साइकोलॉजी के होने चाहिए। अब दोबारा से हम वॉलंटरिज़्म पे आते हैं कि अब इसमें जो ये 2 गोल्स हैं, इसमें वॉलंटरिज़्म का क्या काम है, इसमें फ्री विल, चॉइस और पर्पस का क्या काम है। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास में बैठे हुए हैं और आप लेक्चर को गौर से सुन रहे हैं, ठीक है? आपकी सारी की सारी अटेंशन लेक्चर के ऊपर है। अब उस क्लास में आपका फ्रेंड आपसे गॉसिप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसकी भी आवाज़ को नहीं सुनना चाह रहे हैं। आपको पंखे का शोर है, उसको भी आप अपनी आपकी आपकी अटेंशन उसकी तरफ भी नहीं जा रही। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ गॉसिप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ भी नहीं जा रहा। आपने अपनी सारी अटेंशन उस वक़्त लेक्चर के ऊपर आपने फ़ोकस की हुई है, ठीक है? तो जब हम लेक्चर को गौर से सुनते हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट मेंटल एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है? सेंसेशन भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है? जो
टीचर जो चीज़ बोल रहा है वो हमारे कान सुन भी रहे हैं और उनके जो बॉडी जेस्चर्स हैं, जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो हमें दिखाई भी दे रहा है। तो जो हमारी सेंसेशन है वो भी उस वक़्त एंगेज है, अटेंशन भी उस वक़्त एंगेज है और परसेप्शन मतलब कि हम उस चीज़ से क्या मीनिंग डिराइव कर रहे हैं, तो हमारी परसेप्शन भी उस वक़्त एंगेज्ड है, ठीक है? तो ये बेसिक जो मेंटल एलिमेंट्स हैं, वो उस वक़्त एंगेज होते हैं। अब वून का कहना ये था कि जब हम क्लास में बैठे हुए गौर से उस लेक्चर को सुन रहे हैं और वो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो किसी तरह से कंबाइन हो रहे हैं जो कि उस वक्त पे हमारा एक एक्सपीरियंस बना रहे हैं, तो उसमें हमारी अपनी फ्री विल भी शामिल है क्योंकि हमने एक डिसीजन ले लिया कि आज हम क्लास बंक नहीं करें, हमने क्लास में बैठना है और हमने लेक्चर को गौर से सुनना है। तो उसमें मेरी अपनी मर्ज़ी भी शामिल हो गई, मैंने अपने लिए खुद से डिसीजन भी लिया और फिर मेरे पास एक पर्पस भी था जिसके बेस पे मैंने कहा जब मैं लेक्चर सुन रही हूँ तो मेरे ज़हन में एक पर्पस भी है जो कि मुझे अचीव करना है। लेट्स सपोज़ मुझे अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो इसी वजह से मैं गौर से उस लेक्चर को सुन रही हूँ, ठीक है? तो इन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन है बेसिक एलिमेंट की, जिस तरह से वो बेसिक एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उसमें हमारी अपनी फ्री विल शामिल होती है, हमारी अपनी मर्ज़ी शामिल होती है, हमारी अपनी चॉइस शामिल होती है और पर्पस भी होता है हमारे पास, ठीक है? तो इसी वजह से इन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट को वॉलंटरिज़्म का नाम दिया था। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब जैसे हमने जो डेफ़िनेशन थी स्कूल ऑफ थॉट की उसमें हमने ये पढ़ा कि कॉमन असम्पशन्स होते हैं और उन कॉमन प्रॉब्लम्स भी होते हैं और उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए कॉमन मेथड भी यूज़ किया जाता है। तो जो वुंड थे उनका जो मेथड था वो था मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एग्जामिनेशन को कहते हैं, लेकिन जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था ये ऐसा नहीं था कि ये वुंड ने खुद डिस्कवर किया था, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ऐसा था कि इसको वुंड से पहले भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन जैसे आप सोक्रेट्स की एग्जांपल ले लें, वो भी यूज़ करते थे, बाकी फिलोसोफर्स भी इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ करते थे, ठीक है? लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरा जो मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है वो इन बाकी फिलोसोफर्स से डिफरेंट है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरा मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड इंट्रोस्पेक्शन है, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरा जो ये जब मैं ये काम करता हूँ, जब मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, एग्जामिनेशन करता हूँ, तो ये मैं एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में करता हूँ। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि मेरा जो ये मेथड है ये ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है? अब इंट्रोस्पेक्शन के मेथड में ये करते क्या थे, तो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड इनका इस तरह का होता था कि जो सब्जेक्ट है इनके सामने बैठा होता था एक्सपेरिमेंटर के सामने, और एक्सपेरिमेंटर जो है वो सब्जेक्ट को चंद पिक्चर्स दिखाता था जिन पे इमेजेस होती थी। अब वो स्टिमुलस जो है वो सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है? विजुअल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल विजुअल की दे रही हूँ। तो विजुअल एक स्टिमुलस सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता था। फॉर एग्जांपल एक कार्ड है जिस पे एप्पल की पिक्चर है, तो वो पिक्चर दिखाई जाती थी सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि जैसे ही उनके सामने वो पिक्चर आता है एप्पल का, तो उनके ज़हन में क्या चीज़ आती है। तो जो फर्स्ट चीज़ उनके ज़हन में आएगी वो सब्जेक्ट जो थे वो फर्स्ट वो चीज़ रिपोर्ट कर देते थे, और वो जो एक्सपेरिमेंटर होता था वो उस डेटा को अपने पास रिकॉर्ड करता था। ठीक है? इसी तरह से ऑडिटरी उसमें भी मोडालिटी में भी स्टिमुलस प्रेज़ेंट किए जाते थे। सब्जेक्ट से पूछा जाता था कि जैसे ही उनके कान में वो आवाज़ आई, तो उनके ज़हन में उसको लेकर के क्या चीज़ आई। तो वो चीज़ वो रिपोर्ट करते थे और एक्सपेरिमेंटर उस डेटा को नोट डाउन करते थे और फिर बाद में उसकी एनालिसिस करते थे। ठीक है? अब इन्होंने जो बेसिक एलिमेंट्स थे इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर इन्होंने चंद बेसिक एलिमेंट्स बताए थे। इन्होंने सेंसेशंस का भी ज़िक्र किया था और फीलिंग्स का भी इन्होंने ज़िक्र किया था। अगर आपने जो इनका काम है ये जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको अगर आपने डिटेल में पढ़ना है, तो आप जो रेफ़रेंस में बुक का नाम गिवन है आप उस बुक को स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीएसएस या पीएमएस की के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो इतनी डिटेल आपके लिए काफ़ी है।
अच्छा एक्सपेरिमेंटल जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था वुंड का, इन्होंने एक तो सेंसेशन के ऊपर काम किया था। दूसरा इन्होंने अटेंशन के ऊपर भी काम किया है और इन्होंने रिएक्शन टाइम के ऊपर भी काम किया है। रिएक्शन टाइम जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि जब आपको स्टिमुलस प्रेज़ेंट किया जाता है, तो कितने टाइम में आप रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें देखा होगा जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अक्सर क्विज़ेस होते हैं जिसमें जैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जो परफॉर्मर होते हैं उनसे कहा जाता है कि जब सवाल पूछा जाएगा तो जैसे ही सवाल आप सुन लें तो आपने डायरेक्टली बजर बजाना है, ठीक है? तो जब वो जो स्टिमुलस है वो जैसे ही प्रेजेंट वो सवाल जैसे ही पूछा जाता है तो कितने टाइम में वो बंदा कितना टाइम ले रहा है बजर को बजाने में, वो होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है? अब वो मिली सेकंड्स का टाइम भी हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 2 सेकंड हो सकते हैं, तो ये रिएक्शन टाइम कहलाता है। अब रिएक्शन टाइम जो है वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल्स बताता है एक इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में कि उसके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड कितनी है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है एंड सो ऑन। तो अगर आपने इन वुंड के जो इस चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स हैं, रिएक्शन टाइम को लेकर के जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको भी आपने डिटेल में पढ़ना है, तो रेफ़रेंस में जो बुक गिवन है उससे आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हो। वुंट ने इमीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंसेस की भी बात की थी। वुंट ने कहा था कि इमीडिएट एक्सपीरियंसेस वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसमें आप किसी भी जब एक्सपीरियंस को स्टडी करते हो तो उसमें एक मीडिएटिंग रोल जो है वो एक चीज़ का इन्वॉल्व होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने फ़िज़िक्स की एग्ज़ाम्पल दी थी कि जब आप जो फ़िज़िस्ट होता है उसने अगर लाइट वेव्स को स्टडी करना है, तो वो एक डिवाइस यूज़ करेगा, ठीक है? वो डिवाइस उसको जो लाइट वेव्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ वो सबको नोट डाउन करके वो डेटा वो डिवाइस अपने पास रिकॉर्ड करेगा। फिर जो फिज़िस्ट है उस डेटा को उस डिवाइस से लेगा, उसको एनालाइज़ करेगा और उससे कोई किसी कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। तो वो जो डिवाइस है वो फिज़िस्ट और उस एक्सपीरियंस के दरमियान एक मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जो वुंश थे वो ये समझते थे कि साइकोलॉजी का जो गोल है वो ये होना चाहिए कि साइकोलॉजी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करे, ठीक है? यानी कि वो सारे एक्सपीरियंसेस जिसमें कोई मीडिएटिंग रोल किसी भी चीज़ का इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि आप एक एक्सपीरियंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे-जैसे वो अकर हो रहा है, ठीक है? तो इमीडिएट और इमीडिएट एक्सपीरियंसेस की भी वुंश ने बात की थी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ये वुंड के कॉन्सेप्ट थे। अब हम एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर को स्टडी करते हैं। एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर जो हैं ये अ, वुंड के स्टूडेंट थे और बहुत सारे स्कॉलर्स ये भी समझते हैं कि इन्होंने जो वुंड है इन उनका जो वॉलंटरिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसको मिस इंटरप्रेट किया था, ठीक है? उनके कॉन्सेप्ट को इन्होंने एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर ने ठीक से समझा नहीं था, ठीक है? मिस इंटरप्रेट किया था और इन्होंने उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस भी किए थे। ठीक है? और इसी वजह से एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर जो थे, इन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट को नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज़्म का, ठीक है? जो टर्म स्ट्रक्चरलिज़्म था, वो यूज़ किया था एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिश्नर ने। अब इनके स्कूल ऑफ थॉट में और वॉलंटरिज़्म स्कूल ऑफ थॉट में कॉमन क्या चीज़ थी कि ये भी यही समझते थे कि साइकोलॉजी को इमीडिएट एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना चाहिए और इनकी नज़र में इमीडिएट एक्सपीरियंसेस जो थी, वो कॉन्शियसनेस थी, ठीक है? कॉन्शियसनेस हमारी अवेयरनेस को कहते हैं। एक पॉइंट इन टाइम में आप कितनी चीज़ों से अवेयर हो वो सब की सब आपके कॉन्शियसनेस को बनाती हैं, ठीक है? अब एडवर्ड टिश्नर ने कहा था कि जो साइकोलॉजी का गोल है उसको डिटरमाइन ये करना है कि व्हाट हाउ एंड व्हाई ऑफ मेंटल लाइफ, ठीक है? कि पहले तो आप ये डिटरमाइन करो कि हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं वो किन बेसिक एलिमेंट्स के बना हुआ है। अब आपको ये वाली जो अज़म्पशन है एडवर्टाइज़मेंट की ये मिलती-जुलती दिखाई देगी वुंड के उसके साथ जो गोल था उनका बेसिक एलिमेंट का, ठीक है? तो ये भी ये समझते थे कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको डिटरमिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी कॉन्शसनेस है वो किन बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है।
ठीक है? फिर इन्होंने कहा था कि वो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से कंबाइन होते हैं, और फिर वाई में इन्होंने ये कहा था कि जो मेंटल इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें क्या-क्या न्यूरोलॉजिकल फिनोमेनाज़ इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, अगर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, तो इन सब के पीछे कौन-सा न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना इन्वॉल्व होता है, कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो न्यूरॉन फायरिंग है वो किस तरह से होती है, न्यूरोट्रांसमीटर किस तरह से रिलीज़ होते हैं, कौन-सा ब्रेन का एरिया इन्वॉल्व है। तो जो न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ मेंटल इवेंट्स हैं, इन्होंने कहा था कि ये भी साइकोलॉजी का गोल होना चाहिए कि इसको डिटरमिन करे। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें आपने ये बहुत बार सुना होगा कि इनका काम ये था कि ये जो माइंड है उसको डिवाइड करे उसके बेसिक कंपोनेंट्स में, ठीक है? अब इसको आप अगर एनालॉजी ड्रॉ करो केमिस्ट्री के साथ, तो ये एक आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को। तो ये माइंड का एक पीरियोडिक टेबल बनाना चाह रहे थे, ठीक है? जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपाउंड है ग्लूकोज़ का, अगर आपने ग्लूकोज़ को समझना है या आपने वाटर को समझना है, तो उसके लिए आपको पहले कार्बन को समझना पड़ेगा, फिर आपको हाइड्रोजन को समझना पड़ेगा, फिर आपको ऑक्सीजन को समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, उसको हमने डिवाइड कर लिया कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन को अलग से समझेंगे, हाइड्रोजन को अलग से, ऑक्सीजन को अलग से। जब आप कार्बन को समझेंगे तो फिर आप कार्बन की फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे कि जो कार्बन जो है वो इस तरह का एटम है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इतने इतने न्यूट्रॉन्स है, ठीक है? फिर हाइड्रोजन के एटम को आप अलग से समझोगे, ऑक्सीजन के एटम को आप अलग से समझोगे। ठीक है ना? अब जब आपने ये चीज़ इस तरह भी ब्रेक डाउन कर लिया, तो फिर आप क्या डिटरमिन करते हो कि ये जो कार्बन है, ये जब बॉन्ड बनाएगा, ये जब कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ, तो वो कैसे कंबाइन होगा? किन लॉज़ के बेस पे वो कंबाइन होगा? ठीक है? अब आपने आयोनिक बॉन्ड्स का भी पढ़ा होगा और कोवैलेंट बॉन्ड्स का भी पढ़ा होगा कि वो स्पेसिफिक सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ़ कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा, बाकी कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। स्पेसिफिक सिचुएशन ही होगी जिसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा, दूसरा कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी कि कुछ स्पेसिफिक लॉज़ होते हैं जिसके बेस पे ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएँगे। ठीक है? तो ये भी यही समझते थे कि जिस तरह से जो केमिस्ट्स हैं, इन्होंने सारे एलिमेंट्स का एक पीरियोडिक टेबल बना दिया जिसमें सारे बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और उनको उन्होंने उन बेसिक एलिमेंट्स को समझ लिया है। इसी वजह से वो अब कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं उसको बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने भी कहा था कि साइकोलॉजी को भी इसी तरह से माइंड का एक पीरियोडिक टेबल बना लेना चाहिए, जिसमें सारे के सारे जो बेसिक मेंटल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हों, और हमें ये भी पता हो कि ये सारे बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से कंबाइन हो के एक कॉम्प्लेक्स मेंटल फिनोमेना को बनाएंगे। ठीक है? तो आई होप इस एनालॉजी से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से माइंड को उसके बेसिक एलिमेंट्स में कंबाइन किया सॉरी डिवाइड किया जाएगा और ब्रेक डाउन किया जाएगा, और किस तरह से फिर ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स मेंटल फिनोमेनास बनाएँगे। अब जो डिक्शनरी का मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन था, ये भी थोड़ा-सा डिफरेंट था पूंट के मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन से। इसमें जो डिफरेंसेस थी वो ये थी कि डिक्शनरी के जो सब्जेक्ट्स होते थे, वो उनके उनको जो स्टिमुलस प्रेज़ेंट किया जाता था, वो स्टिमुलस को एज़ इट इज़ रिपोर्ट करते थे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो वुंड के सब्जेक्ट्स थे, उनको जब एप्पल की पिक्चर दिखाई जाती थी, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो ये बताएँ कि उनको एप्पल नज़र आ रहा है, ठीक है? यानी कि वो परसेप्शन को बता रहे होते थे। लेकिन जो टीचर के सब्जेक्ट्स होते थे, वो ये बताते थे कि जैसे ही उनके सामने कोई स्टिमुलस आ रहा है, अगर एप्पल की पिक्चर है, तो ये बताते थे कि राउंड है, रेड कलर्स उनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? किस तरह की ह्यूज़ है, किस तरह के डायमेंशंस है, किस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस स्टिमुलस के, वो किस तरह के हैं। तो वो सारी की सारी सेंसेशन वो रिपोर्ट करते थे, परसेप्शन रिपोर्ट नहीं करते थे।
ठीक है? टिश्नर के जो सब्जेक्ट्स होते थे वो सब के सब सेंसेशंस रिपोर्ट करते थे और इसी वजह से जो टिश्नर के सब्जेक्ट्स हैं उनको केयरफुली ट्रेन किया जाता था, ठीक है? उनको ट्रेन किया जाता था और फिर उसके बाद ही उनसे जो इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस था वो करवाया जाता था। ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर। अब स्ट्रक्चरलिज़्म जो स्कूल ऑफ थॉट था ये बहुत जल्दी डिक्लाइन का शिकार हो गया। अब इसकी जो डिक्लाइन था इसका उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी। एक तो ये था कि जो मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन था वो इतना रिलायबल नहीं था। क्योंकि जो डिफरेंट लोग जो थे वो जब जो ये एक्सपेरिमेंट होता था जब ये करते थे तो डिफरेंट लोगों के पास उसके डिफरेंट रिज़ल्ट्स आते थे। ठीक है? अगर आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है इवन दो आप सेम स्टिमुलस को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उन्हीं स्टिमुलस को यूज़ करके इंट्रोस्पेक्शन का मेथड करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट डिफरेंट आता है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट तभी वैलिड कंसिडर होगा कि आप उसको परफॉर्म करें जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा है वही रिज़ल्ट मेरे पास भी आना चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्शन का जो मेथड था उसके डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे थे तो इसका मतलब ये था कि ये रिजल्ट जो नॉलेज आपको दे रहा है जो डेटा आपको दे रहा है उसके बेस पे आप उसको वैलिड नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है? अगर सेम सब्जेक्ट जो था वो टिश्नर उसको स्टडी करता था तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, वुंड उसको स्टडी करता है तो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। तो जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड था इसका मतलब कि ये मेथड रिलायबल नहीं था, ये मेथड वैलिड नहीं था और इसी वजह से ये कोई रिमार्केबल डिस्कवरी नहीं कर पाए थे। फिर ये भी कहा जाता है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था ये इसकी डिक्लाइन की एक वजह ये भी थी कि जो और सारे रिसर्चर्स जो थे वो हो रहे थे उनको ये एक्सक्लूड कर देते थे अपने स्कूल ऑफ थॉट से। जैसे जो बिहेवियरिज्म वाले थे वो एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे और एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हुए उन्होंने काफ़ी रिमार्केबल नॉलेज जो था वो सामने लेकर आए थे। और इसी तरह से फ्रॉइड जो थे वो एब्नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। लेकिन जो स्टडी एनिमल को स्टडी करना है, एनिमल बिहेवियर को या एब्नॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करना है, इन्होंने इन 2 चीज़ों को कंप्लीटली अपने स्कूल ऑफ थॉट से एक्सक्लूड किया हुआ था। तीसरी वजह जो बताई जाती है डिक्लाइन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की वो ये है कि ये एम्फसाइज करते थे प्योर नॉलेज को वुंट भी ये समझते थे और टिश्नर भी ये समझते थे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो सारा का सारा प्योर नॉलेज से कंसर्न्ड है। इनका कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सलूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो ये चंद रीजंस थी जिनकी वजह से जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था वो आहिस्ता-आहिस्ता डिक्लाइन में चलता गया और इसकी जगह जो थी वो बाकी स्कूल्स ऑफ थॉट ने ले ली जिनमें फंक्शनलिज्म भी शामिल है और बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस भी शामिल है। तो इसको आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है उसको समझेंगे।